हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पूरा कर लिया था। आज की कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं वो हल करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कृषि इतिहास, जो कृषि का इतिहास है, हमने बात की थी कि 16वीं-17वीं शताब्दी का जो मध्यकालीन भारत था उसकी लगभग 85% जनसंख्या गांव में रहती थी और गांव में आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही था। मतलब जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। तो वही बात कर रहे हैं कि वो कृषि का इतिहास लिखने के लिए आइन यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है जिसका पूरा नाम है आइन-ए-अकबरी, जो अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो फिर से देखिए एक बार, कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं, इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं। मतलब आइन-ए-अकबरी के आधार पे हम कृषि का इतिहास, मध्यकालीन भारत की कृषि का इतिहास लिखना चाहें तो कौन सी समस्याएं हैं और इतिहासकार उन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी कि आइन-ए-अकबरी अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। उनकी राजधानी आगरा होती थी, तो आगरा में जो महल होते थे उन महलों में दरबार में बैठ के पुस्तक लिखी गई। मतलब आम जनता को महलों की दृष्टि से देखा गया था। इसका मतलब थोड़ी इसमें त्रुटि हो सकती है। दूसरी बात, आगरा के जो उनकी राजधानी होती थी आगरा, उसके आसपास की फसलों के नाम और मजदूरी की जो दर थी और जो वस्तुएं थी उनकी जो कीमत थी उनका अच्छे से विवरण दिया है। लेकिन राजधानी से दूर के जो प्रांत थे, दूर के जो सूबे थे, उनमें कीमतों, जो वस्तुओं की कीमतें थी, मजदूरी की दर थी, उनका अच्छे से विवरण इसमें नहीं मिलता है। और आंकड़ों का ठीक प्रकार से इसमें नहीं लगाया गया है। आंकड़ों को जोड़ वगैरह में कई जगह गलती हमें मिली है। तो देखिए कौन कौन सी सीमाएं हैं आइन का, अगर हम कृषि का इतिहास लिखने में आइन को एक स्रोत के रूप में प्रयोग करें तो देखिए, देखते हैं इसका उत्तर। आइन में कृषि इतिहास के संदर्भ में संख्यात्मक आंकड़ों की दृष्टि से विषमताएं हैं। पहली बात तो जो संख्यात्मक आंकड़े हैं कि किस सूबे से कितनी आय होती थी, किस प्रकार उसमें फसलें पैदा होती थी, फसलों की कीमतें कैसे निर्धारित होती थी, ये जो आंकड़े दी हैं, इन आंकड़ों में थोड़ी बहुत गलतियां मिल जाती है। तो संख्यात्मक जो आंकड़े हैं उसकी दृष्टि से थोड़ी विषमताएं पाई जाती हैं आइन में, एक तो ये कमी है। दूसरी बात करें, सभी सूबों यहाँ प्रांतों को कह रहे हैं। अकबर के समय 12 प्रांत थे, ऐसा आइन-ए-अकबरी में हमें उल्लेख मिलता है। तो सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए थे। सभी सूबों से एक जैसे आंकड़े नहीं एकत्रित किए गए। जो नज़दीकी सूबे थे वहाँ के आंकड़े पर्याप्त मात्रा में है, और दूर के सूबे थे जैसे कि बंगाल और बिहार जो प्रांत थे, सूबे थे, वहाँ के आंकड़े हमें ठीक से नहीं मिले हैं। तो देखिए, मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई है, जमींदारों की जाति वगैरह के बारे में तो अच्छे से लिखा गया है, और वहीं जो दूर के प्रांत थे जैसे बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं हमें मौजूद नहीं मिली है। जो दूरवर्ती प्रांत थे, उड़ीसा और जिसकी बात कर रहे हैं बंगाल, उनके बारे में हमें पर्याप्त आंकड़े इसमें नहीं मिलते हैं। इसी तरह जहां सूबों के लिए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं कि कौन से सूबे से राज्य को कितनी आय होती थी, कितना राजकोष उसको मिलता था, कितना कर वो इकट्ठा करते थे, ये तो बड़े अच्छे से दिए गए हैं। वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं है। किस सूबे से कितनी इनकम राज्य को होती है ये तो बड़े अच्छे से लिखा गया है, लेकिन उन्हीं सूबों में, उन्हीं प्रांतों में वस्तुओं की कीमतें क्या थी, मजदूरी की दर क्या थी, ये आंकड़े ठीक से नहीं लिखे गए हैं। इन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है, कहीं कहीं वस्तुओं की कीमत और मजदूरी की दरों की भी सूची दी गई है, लेकिन हमने बात की कि वो दर राजधानी आगरा के आसपास के क्षेत्रों की ही दी हुई है। दूरवर्ती क्षेत्रों की दरें, वस्तुओं की कीमतें, इस तरह के आंकड़े हमें नहीं मिलते हैं आइन-ए-अकबरी में। वह साम्राज्य की राजधानी आगरा व उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है।
आगे बात करें, इतिहासकार आमतौर पर यह मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं तब आती है जब व्यापक स्तर पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहासकार ये मानते हैं कि आईने अकबरी में इतनी त्रुटियां होने के बावजूद भी आईने अकबरी मध्यकालीन भारत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब विस्तृत बड़े स्तर पर इतिहास लिखा जाता है तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आंकड़ों के संग्रह की अधिकता से छोटी मोटी चूक होना आम बात है और इससे किताबों के आंकड़ों की सच्चाई कम करके नहीं आंका जा सकता। इसका मतलब आईने अकबरी कृषि का इतिहास लिखने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कुछ उसकी जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं इतिहासकार लोग। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर था। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं? अपने उत्तर के कारण भी स्पष्ट करनी है। जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, मध्यकालीन भारत था, उसमें अधिकतर जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कृषि पर ही निर्भर थी और कृषि जीवन यापन के लिए की जाती थी। खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाई जाती थी, व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाई जाती थी। मतलब कमाने के लिए खेती नहीं होती थी बल्कि पेट भरने के लिए खेती होती थी, ऐसा हमें देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यापारिक फसलें पैदा ही नहीं करते थे। कपास, गन्ना, दलहन और तिलहन फसलें भी बोई जाती थी, ऐसा भी हमें उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी हद तक केवल गुजारे के लिए, भरण पोषण के लिए कृषि होती थी, लेकिन कुछ जगह अच्छी कीमती फसलें भी उगाई जाती थी। वही हमें बताना है। एक बार फिर से समझते हैं प्रश्न को कि जो 16वीं 17वीं शताब्दी की जो कृषि उत्पादन है, किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती की जाती थी और ये हम कैसे कह सकते हैं और उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर 16वीं 17वीं शताब्दी में दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। बहुत ही गरीबी थी एक तरह से भारत में। हमने बात की थी कि बहुत कम किसान ऐसे होते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन थे। संसाधन का मतलब बैल, 2 जोड़ी बैल और एक हल उनके पास होता था। ऐसे भी किसान बहुत कम थे, गरीबी ज़्यादा थी, इसीलिए केवल गुजारे के लिए खेती होती थी, भरण पोषण के लिए खेती होती थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उस काल में खेती केवल गुजारा करने के लिए ही होती थी। कहीं कहीं व्यापारिक फसलें भी बोई जाती थी जो अमीर किसान होते थे उनके द्वारा। तो देखिए, तात्कालिक स्रोतों में उस समय के मध्यकालीन मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी के जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें हमें ये उल्लेख मिलता है जिन्स ए कामिल, मतलब सर्वोत्तम फसलें, ऐसा नाम मिलता है। और सर्वोत्तम फसलें उन फसलों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है जिनको बेचने पर अच्छी कीमत मिलती थी और जिन्हें व्यापारिक फसलें हम आज कहेंगे। तो तत्कालिक स्रोतों में जिन्स ए कामिल अर्थात सर्वोत्तम फसलों जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इससे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। जो सर्वोत्तम फसलें होती थी मतलब व्यापारिक फसलें होती थी, उनकी खेती पर ज़्यादा जोर देता था राज्य, क्योंकि उनसे उनको अच्छा राजस्व प्राप्त हो जाता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। मतलब सर्वोत्तम फसलें जिसे जिन्स ए कामिल कह रहे हैं वो कपास व गन्ना था। इसके अलावा तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों के अंतर्गत आते थे। मतलब जिन्स ए कामिल जो सर्वोत्तम फसल जिनको कह रहे हैं उनके अंतर्गत कपास, गन्ने, तिलहन और दलहन ये आते थे। ये सारी फसलें भी भारत में उपजाई जाती थी खाद्यान्न फसलों के अलावा। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब दोनों प्रकार की खेती की जाती थी। ज़्यादा भरण पोषण की ही खेती की जाती थी, केवल पेट पालन की ही खेती की जाती थी, लेकिन कई जगह व्यापारिक फसलें या जिसे नाम दे रहे हैं जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें भी उपजाई जाती थी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। हमने अध्याय के दौरान पढ़ा था कि कृषि उत्पादन में पुरुष लगे हुए होते थे, संसाधनों की कमी थी, मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो हाथ से और मतलब एक तरह से जो इंसान थे उनके द्वारा बैल और हल के द्वारा ही खेती की जाती थी। तो घर में जितने भी संसाधन होते थे सबके सब खेत में काम करते थे। अब संसाधन से तात्पर्य पुरुष भी काम करते थे, महिलाएं भी काम करती थी, कई बार बच्चे भी उनके साथ खेतों में काम करते थे। तो महिलाएं भी खेतों में
पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। हालांकि उनके कामों में थोड़ा विभाजन हमें देखने को मिलता था, जैसे खेत की जुताई और हल चलाना, ऐसे कार्य पुरुष करते थे। इसके अलावा बीज डालना और फिर फसल की कटाई, पकने के बाद उससे बीज अलग करना, ये काम महिलाएं करती थी। तो वही हमें बताना है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का ही विवरण हमें करना है। कृषि उत्पादन में उनकी क्या भूमिका होती थी मध्यकाल में महिलाओं के बारे में। तो देखिए इसका उत्तर, मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी महिलाओं की भी। खेतीहर अर्थात किसान परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में वो काम करती थी। ये सारी बातें अभी हमने की कि महिलाओं की भी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती थी। आगे देखिए बच्चों, पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे। ये काम पुरुष करते थे, खेतों की जुताई और हल चलाना। अब महिलाओं के काम क्या थे? तो महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, बीज डालना, निराई और कटाई का काम वो करती थी और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी वो सहयोग प्रदान करती थी। इसका मतलब है कि अतः महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजन रेखा खींचना। विभाजन रेखा मतलब इस तरह कि घर के काम तो महिलाएं और बाहर के काम पुरुष करेगा। तो ये विभाजन रेखा खींचना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बाहर के काम भी महिलाएं करती थी, कृषि कार्य में हाथ बटाती थी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। इसलिए मध्यकाल में महिलाएं भी मतलब बाहर के काम करती थी। तो ये विभाजन रेखा की बाहर के काम पुरुष और अंदर के काम महिलाएं करेगी, ये विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। आगे देखिए, किसान और दस्तकार महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो किसान मतलब खेती के काम में लगी होती थी पुरुषों के साथ साथ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते थे जैसे कढ़ाई बुनाई का काम है, ये सारे काम महिलाएं ही करती थी। तो वही बात कर रहे हैं, उन महिलाओं को दस्तकार महिला कहा जाता था जो कुछ ना कुछ हाथ से बनाने का कलात्मक कार्य करती थी। तो किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती में सहयोग प्रदान करती थी, अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम वो करती थी। अगर किसी सेवा की जरूरत होती थी अमीर वर्ग को, तो उनके घरों में भी जाके वो सेवाएं प्रदान करती थी, काम करती थी महिलाएं। और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी महिलाएं जाया करती थी। जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अब भी विद्यमान थे। महिलाएं बराबर काम करती थी, लेकिन फिर भी रूढ़िवादी समाज था। तो कुछ जैव वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, उनके आधार पर जो पुरुष और महिला में कुछ अंतर होता है शारीरिक बनावट में, उसके आधार पर मतलब उनमें भेदभाव किया जाता था रूढ़िवादी अंधविश्वासी लोगों के द्वारा। जैसे जब महिलाओं के मासिक धर्म आता था तो उस समय उन्हें कुछ चीज़ों से को छूने से बिल्कुल मना कर दिया जाता था। इस तरह का अंतर किया जाता था। तो देखिए, जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अब भी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में राजस्वाला मतलब मासिक धर्म जब महिलाओं में होता था तो उस समय महिला हल अथवा कुम्हार के चाक को नहीं छू सकती थी। ऐसा मतलब एक पूर्वाग्रह या अंधविश्वास समाज में मौजूद था। इसी प्रकार बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बागानों में जाने की मनाही थी। पान के पत्ते वो तोड़ती थी, काम करती थी, तो पान के बगीचों में जाने की उनकी मनाही थी ऐसे समय में। तो इस तरह के पूर्वाग्रह या अंधविश्वास या कहें कि रूढ़िवादी समाज में मौजूद थी। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, विचाराधीन काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं मध्यकाल मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी, तो उसी काल के बारे में पूछ रहे हैं कि उस काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देके करनी है। मौद्रिक कारोबार जो होती थी उसकी कितनी अहमियत। मौद्रिक कारोबार से मतलब है कि पहले मुद्रा का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार होता था। लेकिन फिर मध्यकाल में ही भारत में बहुत ज़्यादा चांदी आ जाने के कारण मुद्रा का भी प्रसार होने लग गया, मुद्रा में भी लेन देन होने लग गया था। तो मुद्रा में जो लेन देन शुरू हुआ उसकी अहमियत के उदाहरण सहित हमें विवेचना करनी है। तो देखिए बच्चों, 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ और वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा अर्थव्यवस्था ने
ले लिया। जब मुद्रा का प्रसार शुरू हुआ, मुद्रा मतलब पैसे का प्रसार जब शुरू हुआ, तो जो वस्तु विनिमय पर आधारित जो कार्य थे उसका स्थान अब मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया। सिक्के दिए और कुछ भी सामान खरीद सकते थे। मुगल सम्राटों की वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के कारण साम्राज्य में मुद्रा का संचरण बढ़ने लग गया। जो मुगल साम्राज्य थे उनकी भी कुछ ऐसे कार्य उन्होंने किए जिससे समाज में मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा। जैसे मुगल बादशाह अकबर ने अपने राजस्व अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे। राजस्व अधिकारी मतलब जो कर इकट्ठा करने जाते थे गाँव में, उनको बादशाह अकबर ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसानों से कर लेते समय नगद कर लेने की कोशिश की जाए, जितना हो सके किसानों से नगद कर वसूल किया जाए। लेकिन अगर कोई किसान नगद में राजस्व नहीं चुका सकता तो उससे फसल के रूप में भी राजस्व लिया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कार्य थे मुगल बादशाहों के भी, जिसके कारण मुद्रा का प्रसार ज़्यादा बढ़ा मध्यकालीन भारत में। आगे देखें, मुगल सम्राटों की राजस्व नीति ने मुद्रा अर्थव्यवस्था की समृद्धि में विशेष रूप से योगदान दिया। जो राजस्व नीति, नकदी के रूप में राजस्व वसूल किया जाता था, इस आदेश ने भी मुद्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दिया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही राज्य द्वारा किसानों को यह छूट दी गई कि वे भू राजस्व का भुगतान नगद अथवा जींस के रूप में कर सकते हैं। ये छूट दी गई सभी किसानों को, चाहे तो वो राजस्व का भुगतान नगद करें या जींस मतलब जो उन्होंने खेत में पैदा किया वो ही देकर अपने राजस्व का भुगतान कर सकते हैं। ये छूट दी गई थी। इस सुविधा के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि विचाराधीन काल में ग्रामों और शहरों के मध्य जो काल चल रहा है, विचाराधीन काल में ग्रामों और शहरों के मध्य होने वाले व्यापार के परिणाम स्वरूप गांवों के कारोबार में भी मौद्रीकरण का महत्व बढ़ गया। मतलब गांव में जो सर्वोत्तम फसलें, नकदी फसलें पैदा की जाती थी, कपास, गन्ना वगैरह, उनको खरीदने शहर से व्यापारी आते थे गाँव में और वो बदले में नगद पैसे दे जाते थे। तो गाँव में भी मौद्रीकरण होने लग गया, नगद पैसे में लेन देन होने लग गया। तो शहरों के व्यापारी और गांव के किसानों के बीच भी जो लेन देन हुआ वो मुद्रा के द्वारा होने लगा था। ग्राम समुदाय महाजनों और बंजारों के माध्यम से कस्बों और शहरों को अनाज भेजते थे और इस प्रकार गांव में पैसा वापस आ जाता था। तो गांव में भी फिर मौद्रीकरण होता चला गया। आगे बात करें कि मुगल साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्रों में कर की गणना और वसूली भी नगद रूप में की जाती थी। मुगल बादशाह ये छूट देता था, चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान जो राजस्व है वो किसान नगद रूप में राजा को दें ताकि वो पैसा काम आए। लेकिन ये छूट होती थी कि किसान चाहे तो नगद रूप में और चाहे तो जींस मतलब जो अनाज पैदा किया उसके रूप में वो लगान जमा करा सकता है इच्छा अनुसार। तो किसान सुविधा एवं इच्छा अनुसार अनाज अथवा नगद रूप में भू राजस्व का भुगतान कर सकते थे, किंतु राज्य नगद रूप में भू राजस्व प्राप्त करना अधिक अच्छा समझता था। आगे बात करें कि निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले दस्तकारों को भी उनकी मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जाता था। हम बात कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ। तो एक कारण ये भी है कि जो दस्तकार होते थे, उत्पाद बनाते थे, कलाकार होते थे, उनको भी उनकी सेवा के बदले में नगद रूप में भुगतान किया जाता था। तो इस तरह फिर नकदी का प्रचलन हो गया और मौद्रीकरण होता चला गया। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन ने भी मौद्रिक कारोबार में वृद्धि की। जैसे कपास, रेशम अथवा नील जैसी फसलें पैदा करने वाले अपनी फसलों का भुगतान नगद रूप में ही प्राप्त करते थे। किसान अपनी इन फसलों को उसी को बेचना पसंद करते थे जो उन्हें नगद रूप में भुगतान करे, किसी वस्तु के बदले भुगतान करे, ऐसे को वो बेचना पसंद नहीं करते थे। जमींदारियों के विस्तार ने भी मौद्रीकरण के विकास को बढ़ावा दिया। कैसे दिया? तो देखिए, जमींदारियों के क्रय विक्रय ने ग्रामों में मौद्रीकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र किया। जो जमींदार होते थे वो किसानों से राजस्व की मांग नगद रूप में करते थे और जमींदारियां अक्सर बदल दी जाती थी। तो नया जमींदार जब आता था तो वो भी नगद रूप में राजस्व प्राप्त करता था। इसलिए गाँव में फिर मौद्रीकरण का प्रसार होता चला गया। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, उन सूबों की जांच कीजिए, उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। उन सबूत की जांच करनी है। वो सबूत हमें बताने हैं जो मुगल राजकोषीय व्यवस्था में हमें ये बताते हैं कि भू राजस्व महत्वपूर्ण था। हम बात कर रहे हैं
कि मुगल जो राज्य था उसमें इनकम के सोर्स तो काफ़ी थे, बहुत तरह के कर वो प्रजा से वसूल करते थे, जजिया, खम्स, ज़कात। इसके अलावा जो अधीनस्थ राजा थे उनके द्वारा उपहार दिए जाते थे, व्यापारी जब व्यापार करते थे तो चुंगी कर भी राज्य को देते थे। तो ये सब राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। लेकिन भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे ज़्यादा राज्य को आय भू राजस्व से ही प्राप्त होती थी। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो जब हमने पढ़ा आईने अकबरी, तो आईने अकबरी में भू राजस्व वसूल करने के लिए एक बहुत बड़े प्रशासनिक तंत्र का उल्लेख किया गया है। तो इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र इसीलिए बनाया गया था कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि भू राजस्व ही मुगल साम्राज्य में आय का एक सबसे बड़ा स्रोत था। और वही हमें बताना है कि उन सबूत के बारे में हमें जांच करनी है और बताना है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था में भू राजस्व ही बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर वित्त साम्राज्य रूपी शरीर का मेरुदंड था। पैसे के बिना कुछ राज्य में आगे काम हो नहीं पाएंगे। तो जो साम्राज्य था उसका मेरुदंड, उसकी रीढ़ की हड्डी वित्त ही था, मतलब पैसे ही थे। अतः लगभग सभी मुगल सम्राट साम्राज्य को सुदृढ़ वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अब देखो, राज्य की आय के कई सारे स्रोत थे। जजिया कर भी वो वसूल करते थे जनता से, जकात भी वसूल करते थे, खम्स, खिराज और व्यापार के द्वारा भी बहुत सारी आय राज्यों को होती थी। इसके अलावा जो अधीन राजाएं होते थे या उनके अधीन जो मनसबदार होते थे, वो भी समय समय पर उनसे उपहार प्राप्त होते थे राज्य को। तो अधीन राजाओं और मनसबदारों से समय समय पर प्राप्त होने वाले उपहार भी आय के स्रोत थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की चुंगियां आदि से राज्य को अनेक साधनों से आय होती थी। लेकिन आय का सबसे बड़ा स्रोत, जिससे सबसे ज़्यादा आय होती थी, वो कौन सा था? भू राजस्व। आगे बात करें, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान भू राजस्व का था। मतलब आय के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भू राजस्व है। भू राजस्व ही साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद का आधार था। दीवान एक पद होता था, एक अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे। ये भू राजस्व अधिकारी या एक वित्त मंत्री का कार्य ये करता था। तो देखिए, दीवान अथवा इसे कहेंगे वित्त मंत्री, ये संपूर्ण राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता था। और वित्त के साथ साथ राजस्व विभाग भी इसी के नियंत्रण में आता था। मतलब राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा मंत्री पद बनाया गया था जिसका नाम था दीवान। और मंत्री पद बनाया गया है, इसका मतलब राजस्व इकट्ठा करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसीलिए इस राजस्व इकट्ठे करने के लिए पूरा एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा कर दिया था मुगल साम्राज्य में। देखिए आगे, लोगों पर कर का भार निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के विषय में विशेष सूचनाएं इकट्ठा करने का भी प्रयास किया। मुगल राज्य जब किसानों से कर वसूल करता था या कर निश्चित करता था कि कितना कर हम आपसे लेंगे, कितना भू राजस्व लेंगे, उससे पहले वो भूमि का सर्वेक्षण करते थे। किस क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, कितनी होती है, इस तरह पूरा एक सर्वेक्षण किया जाता था। उसके बाद भू राजस्व निश्चित किया जाता था। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने भू राजस्व व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया और मध्य युग की सर्वोत्तम भू राजस्व प्रणाली का अकबर ने निर्माण किया था। आगे बात करें कि भूमि का वर्गीकरण, अकबर के द्वारा पूरे अपने साम्राज्य के जो 12 प्रांत थे, सभी प्रांतों में भूमि का सर्वेक्षण किया और जहां उपजाऊ भूमि थी वो अलग, कम उपजाऊ अलग, और जो बंजर भूमि थी, इस तरह अलग अलग भागों में उसका वर्गीकरण किया। और जहां ज़्यादा पैदा होती थी वहां ज़्यादा राजस्व और कम पैदा होती थी वहां कम राजस्व। इस तरह से पूरा एक सर्वेक्षण तैयार किया था मुगल बादशाह अकबर ने। पैमाइश के बाद कास्ट की निरंतरता के आधार पर समस्त भूमि को पोजल, परोती, चंचर व बंजर, इन 4 भागों में विभक्त किया गया था। किस आधार पर? कास्ट की निरंतरता, मतलब कृषि की निरंतरता। ऐसी भूमि जहां साल भर कृषि होती है, ऐसी भूमि जहां एक बार कृषि होगी, 2-3 साल फिर नहीं होगी। तो इस तरह कृषि के आधार पर, कास्ट के आधार पर 4 भागों में बांटा था। अब ये कौन कौन से थे? पहला है पोजल, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जिस पर सदैव काश्त होती थी, मतलब वो भूमि खाली ही नहीं रहती थी, उपजाऊ भूमि थी, कृषि के भी पर्याप्त साधन यहाँ पे थे, इसलिए यहाँ पर साल भर, पूरे साल में 3 फसलें यहाँ पर पैदा की जा सकती थी। दूसरी है परोती भूमि, जिसे हम परती भूमि कहते हैं।
अपेक्षाकृत कम उपजाऊ थी, पोजल भूमि से कम उपजाऊ थी। 2 या 3 वर्ष तक निरंतर खेती करने के उपरांत इसे एकाध वर्ष के लिए परती या खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि यह अपनी उर्वरक शक्ति वापस प्राप्त कर ले और दोबारा से उपजाऊ हो जाए। तो इसे एक बार खेती कर ली, फिर 2-3 साल खाली छोड़ना पड़ता था, वो हो गई परती भूमि। फिर है चच्चर। चच्चर भूमि को एक फसल के बाद पुनः उर्वरक शक्ति प्राप्त करने के लिए 3-4 वर्ष के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। आगे बात करें अगली कि राज्य का भाग निश्चित करना, कि राज्य अब इस तरह भूमि का सर्वेक्षण कर लिया, अब राज्य कितना राजस्व प्राप्त करेगा। हमने बात की थी कि कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा राज्य प्राप्त कर लेता था कर के रूप में। तो वो कैसे निश्चित किया जाता था? कर निर्धारण और वास्तविक वसूली मुगल भू राजस्व प्रबंध की 2 महत्वपूर्ण चरण थे। एक तो कर दिया कर का निर्धारण कि कितना कर हमें प्राप्त होगा, और फिर वसूली की जाती थी। तो अक्सर जितना निर्धारित किया जाता था उतनी वसूली हो नहीं पाती थी, वसूली कुछ कमी होती थी क्योंकि फसल खराब हो जाती थी या कुछ किसान देते नहीं थे समय पर, इस तरह से वसूली हमेशा कम रहती थी। तो वास्तविक वसूली अर्थात वास्तव में वसूल की जाने वाली रकम हासिल के नाम से जानी जाती थी। तो वास्तव में जो वसूल होगी, जो वसूल किया गया भू राजस्व, उसको क्या कहा जाता था? हासिल कहा जाता था। किंतु स्थानीय परिस्थितियों के कारण कभी कभी वास्तव में इतनी वसूली नहीं हो पाती थी, इसलिए जमा और हासिल में काफी अंतर होता था। भू राजस्व का जो निर्धारण किया जाता था उसे तो कहते थे जमा। जमा का मतलब इतना कर राज्य को प्राप्त होगा इस क्षेत्र से, लेकिन हमेशा उतना ही प्राप्त नहीं होता था जितना अनुमान लगाया गया, कम प्राप्त होता था। तो जितना प्राप्त हुआ वास्तव में उसको क्या कहते थे? हासिल। तो जमा है वो हासिल से अधिक ही होता था, मतलब जमा था वो हासिल उससे कम ही होता था, प्राप्त उससे हमेशा कम होता था। पोजल और परोती जो उच्च श्रेणी की 2 भूमि थी ना, पोजल जहां वर्ष भर खेती होती थी और दूसरी थी परोती श्रेणियों की भूमि से राज्य उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूलता था। जितना पैदा होता था उसका 1/3 यहाँ से राज्य वसूल करता था। भूमि कर वर्ष में 2 बार, पहली बार रबी की फसल और दूसरी बार खरीफ की फसल पकने पर सीधे किसानों से ही वसूल किया जाता था। ठीक है, आगे बात करें, सरकार की ओर से किसान को पट्टा नामक एक पत्र दिया जाता था। जो जमीन होती थी किसान की, उसका पट्टा बना के उसको दिया जाता था। पट्टा देते वक्त किसान भी एक पत्र राज्य को देता था कि जितनी मेरे को जमीन प्राप्त हुई है इस पे जो पैदा होगा उसका 1/3 मैं कर के रूप में जमा कराता रहूंगा। ये कबूल करता था किसान। तो इस दूसरे पत्र को कह दिया कबूलियतनामा। तो सरकार की ओर से किसान को पट्टा नामक एक पत्र दिया जाता था और किसान कबूलियतनामा पर हस्ताक्षर करके सरकार को देता था। भू राजस्व प्रबंध के संबंध में उठाए गए इन कदमों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था में के लिए भू राजस्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो इतना बड़ा जो प्रशासनिक तंत्र और इतनी सारी व्यवस्थाएं जो की गई थी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भू राजस्व है वो मुगल कालीन प्रशासनिक तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।